नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्तियां खुली हुई हैं और ये फोरमैन की भर्तियां हैं दोस्तों स्टोर्स में, है ना, फोरमैन फॉर स्टोर्स। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 14 मार्च है। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि 12 फरवरी से ये शुरू है 2022 के, और 14 मार्च तक है। आपको इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना, कि ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। और याद रखिए दोस्तों, ये कैसे भरना है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, वो सारी बातें मैं इसमें बताऊंगा। कौन कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है ना, टोटल कितनी पोस्ट है, वो सब बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो ये है फोरमैन स्टोर की भर्ती। और आप देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना। और ये नोएडा यूपी में इसका जो है कहना चाहिए आपका इनका बेस है, जहाँ पर है ना, हेडक्वार्टर वहाँ से। तो अब देखिए क्या क्या है, कहाँ पर क्या मिलेगा, सब बात करेंगे। तो नेम ऑफ पोस्ट आप समझ चुके हैं कि फोरमैन ऑफ स्टोर्स है, जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी सर्विस है, ग्रुप बी की है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसका पे लेवल 6 रहेगा, है ना, पे मैट्रिक्स, यानी कि आपको इतने के आसपास कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें अगर कैटेगरी वाइज कितने कितनी वैकेंसीज हैं, तो आपको दिख रहा होगा जनरल कैटेगरी के लिए 3 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दोस्तों वो होते हैं जिनकी सालाना आय, पहले बात तो ये होते कौन है, मतलब क्या इनमें भी कोई कास्ट वगैरह होता है, तो दोस्तों याद रखिए ये जो कास्ट है, यानी ये जिसमें आता है, ये है अनरिजर्व्ड। जनरल कैटेगरी में आने वाले वो फैमिली जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। तो ऐसे के लिए एक पोस्ट है, और जिनका तबका अच्छा खासा, उनके लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास में ध्यान से देखना, इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर भी लिखा हुआ है, क्योंकि ओबीसी जो होते हैं दोस्तों, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो जो अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है तो दोनों के दोनों जनरल कैटेगरी, बस 8 लाख की जिसकी सालाना इनकम कम है, उसे हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, मतलब वो जनरल कैटेगरी है ये। ठीक है, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वही होता है दोस्तों। इनमें एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। जो क्रीमी लेयर है उसकी 8 लाख से ज़्यादा है आय उस परिवार की, उस ओबीसी परिवार की। लेकिन ऐसा ओबीसी परिवार जिसकी 8 लाख से आय कम है साल की, उसको हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। तो जो आरक्षण मिलता है दोस्तों, वो कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है, वो हमेशा नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है। आप जब भी देखोगे ना ओबीसी के लिए इतनी पोस्ट है, तो समझ जाना कि वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए है ना। क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए नहीं है जिनकी सालाना आय जो है वो 8 लाख से ऊपर उस पूरे परिवार की। और ये डिसाइड करने के लिए बहुत कुछ होता है दोस्तों। याद रखिए, जो डिसाइड मतलब आप ये तो समझ गए कि नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए एक ही कहानी है कि 8 लाख से आय कम होनी चाहिए, बस बात है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी है और ये ओबीसी कैटेगरी है। बाकी इनका निर्धारण एक ही नियम से होता है कि किसको हम इसमें मानेंगे। और तो फिर आप बोलेंगे सर ओबीसी के क्रीमी लेयर कहाँ चले गए। ओबीसी के क्रीमी लेयर जो होते हैं वो अनरिजर्व्ड की तरह अपना फॉर्म भरते हैं, समझ गए। यानी इसमें आप लिख सकते हो कि ओबीसी विद क्रीमी लेयर, है ना, उनके लिए कोई छूट नहीं होती है। यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाले आते हैं, और ये जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछ सकते हैं सर कि जनरल कैटेगरी, ये क्या जनरल सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हैं, क्या इसमें ओबीसी नहीं है? ओबीसी है ना दोस्तों, है ना। लेकिन ओबीसी के लिए जब अलग क्लास बन चुकी है तो फिर इसमें नहीं आने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अपना कंफ्यूजन दूर रखेंगे। एससी के लिए यहाँ पर 3 है और एसटी के लिए यहाँ पर एक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 11 खुली हुई हैं। अब इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, या ओबीसी के क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक सर्टिफिकेट जो होता है गवर्नमेंट का वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर इनके इस पीडीएफ में सर्टिफिकेट नीचे दिए हुए हैं, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को भी वो सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि भाई हम नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। एससी को तो करना ही पड़ता है, उन्होंने तो जितने फॉर्म भरे होंगे उन्होंने देखा ही होगा। और ईडब्ल्यूएस को भी भरना ही पड़ता है। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, देखो इसमें क्या है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अंतर क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पहले मैं आपको हाईलाइट बता दूं, फिर आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बताऊंगा। अगर किसी के पास मास्टर डिग्री है, किस में चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे, मास्टर डिग्री है किसी के पास, है ना, तो उसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब किस में मांगा गया है वो अलग बात है, फिर से सुन लो। मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन अभी आपने अगर बैचलर डिग्री की हुई है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, समझ गया ना। इन्होंने इस तरह से कवर किया है। अगर किसी के पास मास्टर है तो उसका हम 1 साल का एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर कोई बैचलर वाला या डिप्लोमा वाला अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, अब मास्टर डिग्री किसमें चाहिए दोस्तों, इनने कहा है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से है, कॉमर्स से है, स्टैटिस्टिक्स से है, बिजनेस स्टडीज़ से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है ना, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो,
तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए कि आपने हैंडल किया हो स्टोर या कीपिंग की हो, मतलब देख रेख की हो अकाउंट की, स्टोर के अकाउंट की देख रेख की हो इन अ कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, किसी भी केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में या कोई निकाय में या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ऑटोनोमस कुछ होती हैं, है ना, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, है ना, पीएसयू जैसे कि आपको मालूम है ना, भेल सेल गेल एनटीपीसी ये सब होती हैं, पीएसयू जो हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी से। तो ऐसी कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर आप बैंक में किसी में भी अगर आपने स्टोर हैंडलिंग का काम किया है, कीपिंग अकाउंट का काम किया है स्टोर में, तो इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब कहीं पर भी, मतलब समझ रहे हैं, इतनी सारी जगह पे अगर आपने काम किया है। तो अब मान लीजिए किसी के पास बैचलर डिग्री है या डिप्लोमा है, तो बैचलर डिग्री कौन से सब्जेक्ट से होनी चाहिए कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो अगेन इकोनॉमिक, कॉमर्स, स्टैटिक्स, मतलब इनमें से कोई भी एक, या बिजनेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो। ठीक है, और डिप्लोमा है तो भाई डिप्लोमा कौन कौन सा भर सकते हैं, ध्यान सुन लेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट हो गया, या परचेजिंग ऑफ लॉजिस्टिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गया किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इनके लिए कितना होगा भैया, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। तो बैचलर वाले इससे, डिप्लोमा वाले इससे, और एक्सपीरियंस के नाम पर उनसे मांगा गया कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं ये काम किया हो, वही जो सेम ऊपर लिखा था ना वही पूरा हो गया। मतलब किसी भी स्टोर में आपने अकाउंट के देखने का काम किया हो, स्टोर को हैंडल किया हो, तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप कौन कौन भर सकता है, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री और डिप्लोमा, बस 1 साल 2 साल का उसका अंतर पड़ेगा। अब अगली बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट भैया 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलती 3 साल की, वो हर बार मिलेगी, ये हर एग्जाम में दोस्तों याद कर लो आप तो। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर को 3 ही मिलती है। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल ही मिलती है ना। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले से कोई चल रहा है, तो उसके लिए 5 साल की छूट मिलती है, बिल्कुल एससी एसटी बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो एज लिमिट है भाई आपकी कहाँ से नापेंगे, ये ध्यान रखना, 14 मार्च 2022। अगर 14 मार्च 2022 को आप 31 साल के भी हो गए ना, तो फिर आपको ये भरने नहीं देंगे। तो आपको ये पहले देख लेना है कि 14 मार्च को आप कितने साल के रहोगे। जब आप 30 के आसपास हो तो ही आप इसे भर सकते हो। देखो यहाँ पर ध्यान से ना, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर का मतलब समझते हो आप, 30 साल 1 महीने के भी अगर हो गए ना, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। समझ गए, अगर आप एग्जैक्ट 30 हो तो ही आप भर सकते हो, 30 से 1 दिन भी अगर ऊपर हो रहा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो अपने आप ही उस चीज़ को मना कर देगा। ठीक है, बाकी फिर इनकी अथॉरिटी के ऊपर भी होता है। अब देखिए क्या होती हैं ड्यूटीज़ एक स्टोर्स की, स्टोर फोरमैन की ऑफ स्टोर के। देखो, कस्टोडियन ऑफ स्टोर हाउस, उसको कस्टडी मिलती है स्टोर हाउस की, है ना। सुपरविजन ऑफ एसके ग्रेड 1, भाई उसको सुपरविजन करना पड़ेगा ग्रेड 1 ग्रेड 2 का। एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग अंडर हिम, जो भी उसके अंदर काम कर रहा है उसको देख रेख करना पड़ेगा। असिस्टिंग स्टोर ऑफिसर, जो स्टोर ऑफिसर है उसको असिस्ट करना पड़ेगा कि भाई ऑफ ऑडिट ऑफ लेजर फोलियो एंड लाइजन विद ऑडिट अथॉरिटी, ये सब के लिए। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ ऑल आइटम्स इन स्टोर हाउस एंड डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ेगा सभी आइटम का, स्टोर हाउस का और डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप का भी। सुपरवाइजिंग हैंडलिंग सिस्टम फॉर इशू एंड रिसिप्ट ऑफ स्टोर्स। समझ गए ना, ये देखिए कितना, मतलब आप सामान कौन सा दे रहे हैं कौन सा नहीं दे रहा है वेयर हाउस से, तो उसका भी देख रेख करना पड़ेगा कि भाई सही जा रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान सुनेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड एदर इन, या तो इंग्लिश में भर दीजिए या तो हिंदी में भर दीजिए, एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन एट। अब इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब ये हो गया अगर एनेक्जर 1 में इन्होंने कह दिया कि जैसा लिखा है आप उसको इंग्लिश और हिंदी में भर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा दोस्तों एनेक्जर 1 इसी पीडीएफ में है। इसी पीडीएफ के लास्ट पन्नों में एक यहाँ पर कोने में, उस पन्ने के कोने में यहाँ पे एनेक्जर 1 लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि आपको उसको भरना है और आपको फिर इसको पोस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, और जब भी ऑफलाइन फॉर्म आता है तो फिर हमें उसके ऊपर एड्रेस लिखना पड़ता है कि टू करे कहाँ जा रहे हैं, तो टू इसमें एड्रेस दिया होगा। ठीक है, अब एक बात बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं इसे यहाँ पर अच्छे से इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि ऑफलाइन भेजते वक्त गलती मत करना। देखना ध्यान से, है ना, क्या भेजना है क्या नहीं भेजना, कई लोग गलती कर देते हैं। जैसे कि एक गलती हो जाती है, लास्ट लाइन देख रहे होगे आप, कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने कभी भी उस एप्लीकेशन के साथ लिफाफे में मत भर देना। ठीक है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन विद ड्यूली अफिक्स्ड सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी पहले फोटो चिपका दो और फिर उसमें से साइन कर दो तो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, क्रॉस साइन जो हम करते हैं। ठीक है, और शुड बी अकम्पनीड बाय जेरोक्स कॉपीज, और आपकी फोटोज की जो है जेरोक्स कॉपीज भी उसमें कुछ डाल देना, है ना, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विद नेम एंड डेट। ठीक है, अपने नाम और डेट के साथ बिल्कुल सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका ये।
तो चलो अब आगे देख लेते हैं क्या क्या लेकर, क्या क्या भेजना है आपको। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, इसकी एक फोटोकॉपी भेजनी है आपको, है ना। 10th की मार्कशीट की भेज देना, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा मार्कशीट जितनी भी है, एंड सर्टिफिकेट एज पर द एसेंशियल एलिजिबिलिटी मेंशन इन पैरा 2 अबव जो भी है वो सब कुछ आपको भेजना है। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि लेटेस्ट होना चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये सब भेज सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन जो भी है भाई, अगर आपने मास्टर किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजिए, उसकी फोटोकॉपी भेजिए। ओरिजिनल नहीं भेजोगे आप, ये जितने भी है ना सबकी फोटोकॉपी जाएगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, यानी जितनी मार्कशीट है उनमें अपने साइन पहले ही कर देना, डेट नीचे लिख देना कि अभी अभी का है, ठीक है। और दो पैरा 2 हो गया, ये पैरा 2 कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर बैचलर और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी भेज देना। NOC होगी दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये। अब ये उनके लिए होता है दोस्तों जो पहले किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है जिनके पास भी, और वो अगर इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने अधिकारी से एक NOC लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है। और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, ये 2 भैया लेटेस्ट पासपोर्ट ये डाल देने लिफाफे में, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। एप्लीकेंट्स आर टू इनक्लोज अ सेपरेट ब्लैंक एनवलप विद ₹50। अब ये देखो ध्यान से क्या बोला इसने कि एक सेपरेट ब्लैंक एनवलप होगा आपके पास, उसमें विद ₹50 पोस्टल स्टाम्प, है ना, पेस्टेड ऑन द एनवलप, ठीक है, एड्रेस टू देमसेल्व्स विद द एप्लीकेशन। आप समझ गए मेरी बात, है ना, मतलब 50 रुपये का स्टाम्प भी लगेगा, ये ध्यान रखें भाई, बनी बात है, इसमें तो लगता ही है। और ये तो उसने डेट बताई हुई है कि भाई कि 14 मार्च से पहले पहले आपको ये चीज़ कर देनी है, एप्लीकेशन भेज देना है। द डेटा ऑफ इशू ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स इज टू बी ऑन और प्रायर टू क्लोजिंग डेट, 14 मार्च से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए, 14 मार्च क्लोजिंग डेट है, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। द कैंडिडेट फेलिंग अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी आर टू प्रोड्यूस कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मेट्स आर प्लेस्ड एट अनेक्जर 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 में ये सरकारी आदमियों के लिए दिया हुआ है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि उनके लिए कौन सा सर्टिफिकेट उन्हें करना। तो इसमें जो आखिरी, इसका ही मतलब है दोस्तों, आखिरी कुछ पन्नों में आपको वो सर्टिफिकेट जो है ना उस पर साइन करवाना पड़ेगा अपने अधिकारियों के, और वो सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब जब आप पूरी तरीके से भर लो, सारी फोटोकॉपी अपनी रख लो तो ध्यान रखना कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये एड्रेस पे भेजना है, ये रहा 2 करके, द डायरेक्टर जनरल फॉर PD रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड, ऐसा करके इस पर भेज देना है आपको, समझ गए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, भैया सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन को ही वो जो है क्या कहना चाहिए, शॉर्टलिस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखा बताता हूँ। ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट, जितने भी रिसीव्ड होंगे, विल बी स्क्रूटनाइज सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हर किसी के एप्लीकेशन को मिलाया जाएगा, उसने जो फोटोकॉपी दी है उसमें वो सबको देखा जाएगा, एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट एज मैंशनड अबव, एंड ओनली द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर शॉर्टलिस्टेड विल बी इशूड द विद एडमिट कार्ड। और जिनके शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे सिर्फ उन्हीं को एडमिट कार्ड मिलेगा, ध्यान रखिए, उन्हें ही इशू होगा, तो मेल के थ्रू बताया जाएगा, मेल में आपको सेंड किया जाएगा, तो मेल आईडी अपनी सही डालना। द एडमिट कार्ड ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट बाय पोस्ट। अच्छा चलो, ये पोस्ट से भेज रहे हैं आपको, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात दोस्तों, मतलब समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात होगी आज के ज़माने में, पोस्ट, है ना। तो आपको सेंड करेंगे ये पोस्ट, है ना, इनक्लोज करके विद द एप्लीकेशन। द एडमिट कार्ड ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंट बाय द पोस्ट इन द एनवलप एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आपको भेज दिया जाएगा जो भी एप्लीकेशन आपने भेजा। फर्दर अ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट, और जो हो जाएंगे शॉर्टलिस्ट उनकी इसी वेबसाइट पे फोटो लग जाएगी भाई। ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इशूड एडमिट कार्ड विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एंड रिटन एग्जामिनेशन, जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे अपने डॉक्यूमेंट मतलब जो भी उन्होंने भेजा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो अगर एलिजिबिलिटी के साथ मैच कर गया तो उनको एडमिट कार्ड पोस्ट के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा, फिर उन्हें बुलाया जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, तो ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इशूड एडमिट कार्ड विल अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जितने भी लोग आए हैं पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर, अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल लेकर के आना, जब एडमिट कार्ड आ जाए और बुलाया जाए तो एडमिट पूरा ओरिजिनल लेकर के पहुंच जाना, है ना। जेरोक्स कॉपीज जो है 2 सेट रख लेना अपने पास, सेल्फ अटेस्टेड, याद रखेंगे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना उनकी एक पूरा बंडल अलग बना लेना फोटोकॉपी का, उसमें पूरा साइन करके रख देना अपने अपने हर फोटोकॉपी पे, ठीक है। तो ऐसे 2 सेट बना लेना आप जेरोक्स कॉपी के ऑफ द सेम एज पर द, समझ गए ना, मतलब जैसे ये डिग्री की सर्टिफिकेट है ना ओरिजिनल, इसकी 2 कॉपी करानी है, ठीक है। ऐसे ही 10th की 2 कॉपी करानी है, तो पूरा एक एक सेट बना लेना, है ना। पूरा ग्रेजुएशन, 10th एक्सपीरियंस, है ना, 12th सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, जो भी, ये एक सेट बन गया, और ऐसे ही एक दूसरा सेट बन जाएगा, और सब में आपके पन्नों के साइन होंगे, ठीक है। ये आपको लेकर के वहाँ पहुँचना है जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। समझ गए आप मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया,
है ना, ऑफ द सेम एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन देयर एडमिट कार्ड्स, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इशूड प्रायर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 28 Feb 2022। ठीक है, वो आपके काम वाली। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की हम बात करें दोस्तों, ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडर, अब जितने भी हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार, उनका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी पेन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। द क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बायलैंग्वेज यानी दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश। द रिटर्न एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विद 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक एक नंबर के होंगे सारे, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। ठीक है, एंड विल बी, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। द डिटेल सिलेबस पैटर्न ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन पेपर इज गिवन सक्सीडिंग पैराग्राफ, मतलब इनके नीचे दिए हुए हैं। मेरिट लिस्ट विल भी फिर इसके बिहाफ में प्रिपेयर होगी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड विल बी पब्लिश्ड ऑन द, फिर ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस क्या है देख लीजिए ध्यान से। मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, 80 नंबर का पेपर है ना, आपको पता है। जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगी, ठीक है, और क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उससे होगा। तो मैथ्स में देखो क्या क्या करना है, अब सिंप्लीफिकेशन कर लेना, रेशियो ये तो पढ़ ही रहे हो आप, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और एवरेज पढ़ लेना, मेंसुरेशन पढ़ लेना, समझ गए, सिंपल मेंसुरेशन मेजर्स जो होते हैं नॉर्मल। इंग्लिश पढ़ लेना, इंग्लिश में आपको क्या पैसेज चाहिए, प्रपोजिशन तो पढ़ के ही जाओ। करेक्ट सेंटेंस करेक्ट करने के लिए जो आता है चेंज एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है कुछ कुछ, है ना, वर्ब आ गया, टेंस आ गया, फाइनाइट पंक्चुएशंस हो गई, है ना, फ्रेजल वर्ब पढ़ के जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम कुछ शब्दों के मीनिंग्स ऑफ आप जा करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप मेरे चैनल पे चले ना, गायत्री एजुकेशन क्लास में मैंने वोकैब के कुछ वीडियोस बनाए हैं, फ्रेजल वर्ब के मैंने कुछ वीडियो बनाए, आप उतने पढ़ के चले आओ, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, गायत्री एजुकेशन क्लासेस में जाना, फ्रेजल वर्ब बाय मनोज शुक्ला सर, ऐसे कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं अपन दोस्तों। इसमें ज्योग्राफी, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं नॉर्मल ना वही है, ठीक है, लूसेंट जैसा ही इसमें है, पर थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ पढ़ के जाना आप। रीजनिंग जो आप हमेशा के लिए पढ़ते हो, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इनमें देखो जो आता है ना उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो नहीं आता उसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पोस्ट जुड़े हुए, फॉलोड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, है ना, सप्लाई, ये देखो पढ़ के चले आना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट जो होता है उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, रिसिप्ट स्टोरेज रिक्वेशनिंग, डिसम्बर्समेंट ऑफ सप्लाईज एंड मटेरियल्स, मेंटेनेंस ऑफ लेजर्स फॉर स्टोर्स एंड कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए। अब ये रहा भैया, देख लो 15 नंबर की मैथ्स है, 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 15 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा रिलेटेड पोस्ट, तो 80 का हो गया, ये हो गया भैया, 1 घंटा मिलेगा आपको। हाँ लेकिन जो क्या कहना चाहिए, अब पासिंग मार्क देख लो भाई कितना है आपको, 80 में से कितना लाना, तो जो जनरल कैटेगरी वाले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 40 नंबर लाना है और SC ST वालों को 36। अगर आप इतना ले आए तो आप पास हो गए भाई, समझ गया ना। चलिए अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए दोस्तों कि कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो भाई बनी बात है, कोई भी अनफेयर मीन मत करिए, है ना, एप्लीकेशन में कोई भी धांधली मत करिए, है ना, मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी फॉल्स मीनिंग, इसमें सिर्फ यही बातें लिखी रहती हैं और कुछ नहीं लिखा होता। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखोगे आप, काले लेटर में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट क्या लिखा है ध्यान सुनना, इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। इट इज़ मैंडेटरी दैट द एनवलप जो आप भेज रहे हो कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली प्रेस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर्स विद नोटेशन। इसका मतलब ये, आपने जो भी एनवलप भेजा है, मतलब आप जब भरोगे ना फॉर्म ऑफलाइन और भेजोगे, तो ध्यान रखना एनवलप के ऊपर आपको एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, वो इस तरह से लिखी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन ऑफ स्टोर्स, है ना, ये इतना लिखना है आपको उसके ऊपर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरमैन ऑफ स्टोर्स, ठीक है, ये लिख करके रखना, और तो उसके बाद ही भेजना। एंड ऑल्सो द कैटेगरी फॉर विच दे अप्लाइड फॉर विज यू आर। अब देखो, और साथ में कैटेगरी भी लिखना है आपको कि आप यूआर से हो कि ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी हो कि SC ST हो कि ST हो, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट दिस, अगर आपने ये नहीं लिखा तो साफ बोला उन्होंने, एप्लीकेशंस विदाउट दिस नोटेशंस विल बी समरली रिजेक्टेड, तो ऐसे लुक का रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। भर के भेजना नहीं है, उसके ऊपर 2 लाइन लिख देना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन ऑफ स्टोर्स, ये लिख दिया, और फिर नीचे लिख देना यूआर, ठीक है, कि भाई मतलब जो भी कैटेगरी आपकी है वो वाली लिख देना है। एप्लीकेशन विद द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज विल बी समरीली, अब ये देखो इनमें ये हटा दिए जाएंगे, जैसे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वो हटा दिया जाएगा, एप्लीकेशन फाउंड ओवर एज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ, देखो अगर कोई ऐसा है जिसका ओवर एज है तो उसको हटा देंगे। तो देखो भाई जिसको लग रहा है कि ओवर एज हो जाऊंगा मैं, तो हटा दो 14 मार्च, मैंने आपको बताया, आप डेट देख लो वहाँ पे। ओवर राइटिंग मत करना, कहीं कटिंग मत करना, कोई भी करेक्शन इनकरेक्ट कुछ भी मत करना। अगर फोटोग्राफ्स सही से चिपकी नहीं और मान लो जब वहाँ पर उसने लिफाफा खोला और फोटो गिर गई, तो वो आपका
फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, तो आप मत बोलना कि सर रिजेक्ट क्यों हो गया, है ना। और जो फोटो कॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लिस्टेड एट पैरा अबव नॉट फाउंड इनक्लोज, आपको ध्यान देना है कि आप जितने भी कॉपी उसमें भेजोगे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उसमें आपका साइन होना चाहिए। फोटो के पास क्रॉस साइन कर देना, हर फोटो कॉपी पे अपना साइन जरूर कर देना, वरना वो उसको हटा मतलब वो कर देगा, ठीक है। अब इसने एक चीज़ और बोली है, अ सेपरेट ब्लैंक एनवलप, एक ब्लैंक एनवलप भी भेजना है, सेपरेट ब्लैंक एनवलप विद ₹50 पोस्टल स्टाम्प पेस्टेड ऑन द एनवलप, है ना। विद रुपी वो खाली होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या पेस्ट होना चाहिए, देखो विद ₹50 पोस्टल स्टाम्प पेस्टेड ऑन द एनवलप, जो पेस्टेड होगा एनवलप पे, एड्रेस्ड टू देमसेल्व्स, जो खुद को आपको एड्रेस करना है, नॉट एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर मत डाल देना, है ना, एप्लीकेशन के बाहर होगा, ठीक है। सेपरेट ब्लैंक एनवलप विद रुपीज इतना, ये आपको अलग से भेजना है, समझ गए ना, उसी में साथ में ही जाएगा लेकिन अलग रहेगा, एप्लीकेशन के लिफाफे के अंदर मत कर देना उसको, ठीक है। कैंडिडेट शुड इनक्लोज द सेम आईडी प्रूफ विद द एप्लीकेशन एज मेंशन्ड बाय देम, ठीक है। और सेम आईडी जो आपने मेंशन की है वही आईडी इसमें होनी चाहिए, जैसे आपने लिखा होगा ना ड्राइविंग लाइसेंस की क्या है, तो वही भेजना है आपको, आधार या जो भी लिखा है आपने। कैंडिडेट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टू फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल ओनली बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ, ठीक है। और एनओसी वगैरह उन्हें सही तरीके से और सही टाइम पे इशू करनी पड़ेगी, ये कहा है, और उसका फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए। SC ST के लिए भाई अब यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, सेकंड क्लास रेल या बस फेयर मिलेगी बाय शॉर्टेस्ट रूट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, एंड द सेम विल बी रियम्बर्स्ड एट द वेन्यू ऑफ रिटर्न, और यही चीज़ जो ये उनको वेन्यू पे मिल जाएगी, है ना, रियम्बर्स हो जाएगी अगर जो भी आप लगा के आ रहे हो ना अपने लिए उतना। और सेकंड क्लास रेल और बस तक का फेयर आपको अलाउड है। इससे मतलब आप सोचो कि आप फर्स्ट AC से आओ और आप सोचो कि रियम्बर्स हो जाए तो नहीं होगी दोस्तों, से ध्यान रखना। तो कहाँ तक है वो, द अबव कंसेशंस आर नॉट एडमिसिबल टू दोज SC ST कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। अगर ऐसा कोई SC ST का बंदा है जो पहले से ही किसी सरकारी नौकरी में है तो उसको रियम्बर्समेंट नहीं होगी, ये ध्यान सुन लो, ठीक है। ये उनके लिए है जो नौकरी में नहीं है। मेयर अपीयरेंस क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर्म, अब देखो इसमें साफ साफ लिखा कि ये नहीं होगा कि आप सोचो कि रिटन एग्जामिनेशन निकाल लिया, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन इसमें आखिरी पड़ा हुआ है। इसमें पहले क्या हो रहा है, ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजी, ठीक है, फिर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो फिर उनके लिए एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। अब आप जाओगे अपने ओरिजिनल लेकर के, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप इसमें पास हो जाओगे तब आपका रिटर्न होगा 80 नंबर का, जिसमें कि UR को जो है जनरल कैटेगरी को 40 लाने हैं और SC ST को 36 लाने हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये एक बात कही मैंने आपसे, तो ये इनका कहना है कि ऐसा मत सोचना कि लास्ट पायदान भी आप क्लियर कर जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वो तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगा आखिरी में, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है आपको क्लेम नहीं करता कि आपने रिटर्न निकाल लिया है, इसलिए आप अपॉइंटमेंट के लायक हो, ठीक है। और आपको इस वेबसाइट पे जाना ही जाना है दोस्तों, और ये है ना। और यहाँ पर अब मैं आपको एनेक्जर दिखा देता हूँ, ये रहा एनेक्जर 1 जो उन्होंने पहले बताया था, ये है आपका फॉर्म, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्म को, ठीक है, यही आपको भर के भेजना है, ठीक है। कहाँ पर क्या लिखा है ये देखिए, सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे फोटो लगानी है, नाम, अपना पिता का नाम, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, भाई किससे बातचीत होगी, कौन सी कैटेगरी है, क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है टाइटल ऑफ कब ये इशू हुआ, डेट ऑफ इशू लिखने उनके में लिखा रहता है कब इशू मिला है आपको, ठीक है। ये सारे NOC वगैरह किसको जो जो भरना है ना, जिसके लिए जो है, ब्लैंक एनवेलप विद ₹50 देखो सब लिख के रखा है। तो आपको ये सब कुछ जो है ना बताना है कब कब क्या रिलीज़ हुआ आपका। फिर डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, ये इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा, डिक्लेरेशन होगा यहाँ पर, और ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा करके बस इसको भाई पैक करके भेज देना, ठीक है। और ये देखो एनेक्जर 2 है दोस्तों, एनेक्जर 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साफ साफ कि ये OBC के लिए है, OBC के नॉन क्रीमी लेयर के लिए। क्या बोलता है ये, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, OBC के द्वारा, अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर। अगर OBC चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मुझे पोस्ट मिले तो वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, उसी के लिए सर्टिफिकेट है दोस्तों, है ना। और यहाँ देखिए सील लगेगा भैया, ठीक है सरकार का, तभी उसे नॉन क्रीमी लेयर माना जाएगा। और यही दोस्तों अब आप देख रहे होगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, ठीक है, कि भाई मेरी जो है 8 लाख रुपए से बिलो दिख रहा है आपको। और क्या क्या होता है यहाँ देखो जरा, 5 एकड़ ऑफ, ही डज नॉट ओन और पजेस द फॉलोइंग, मतलब ऐसा जनरल परिवार जिसके पास ये ना हो कि उसके पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन में नहीं रहना चाहिए, उसका फ्लैट नहीं होना चाहिए, है ना। रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर फीट या यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में नहीं होना चाहिए, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर ये भी नहीं होना चाहिए। जब ये सब नहीं होगा ना तब उसे हम कहते हैं, और यही होता है नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए इसमें लिखा है कि नहीं,
चलो ठीक है, इसमें लिखा नहीं, वो EWS से ही समझ में आ जाता है। तो ये EWS के लिए हो गया था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एसेट सर्टिफिकेट है ना, जो EWS को दिखाना पड़ता है, समझ गए। और ये खाली पन्ने हैं यहाँ पे कुछ। और ये हो गया भैया SC ST के लिए, जो SC ST भरते ही रहते हैं, उन्हें पता है, इतने सारे एक्ट उनके में होते ही हैं, ठीक है। हर PDF आप कोई भी PDF उठा लो, सब में ऐसे ही रहता है। तो दोस्तों ये था सब कुछ कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन भर सकता है, क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिलेबस क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे भेजना है, कितनी फोटोकॉपी, क्या दुनियादारी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। कोई भी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो ना, आप कमेंट करना, आपके लिए पक्का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और बहुत इत्मीनान से और अच्छे से समझाऊंगा। मैं टाइम लूंगा उसको समझाने में, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म था, तो ये फोरमैन ऑफ स्टोर्स की भर्ती थी दोस्तों, 11 पोस्ट, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया आपको कैसे क्या करना है। अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो इसे भरना चाहें, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आपसे। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।